नमस्कार। चलिए, आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हिंद महासागर के बीचों बीच एक बहुत बड़े सरप्राइज तक ले जाता है। ये कहानी है जाने माने लेखक रामधारी सिंह दिनकर के एक अनुभव की, जब उन्होंने एक ऐसे देश को देखा जो भारत न होते हुए भी बिल्कुल भारत जैसा था। जरा सोचिए, भारत से हजारों मील दूर समंदर के बीच एक द्वीप, और उस पर बसता है एक छोटा सा हिंदुस्तान। यह हुआ कैसे? इस द्वीप की मिट्टी में, इसकी हवा में भारत की जड़ें इतनी गहरी कैसे चली गईं? मतलब, कोई एक अनजान देश में पहुंचे और वहां की सड़कें उसे अपने घर की, अपने देश की याद दिला दें। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। तो सवाल उठता है, भाई, ये जगह आखिर है कौन सी? और इसका जवाब इस एक नंबर में छुपा है। इस देश की 67% आबादी, यानी 2/3 से भी ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। सोचिए, बस यही वो आंकड़ा है जो उस गहरे कल्चरल कनेक्शन की नींव है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ आंकड़ों तक ही नहीं है। जब आप वहां की राजधानी पोर्ट लुइस की गलियों में घूमेंगे ना, तो आपको कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बॉम्बे स्ट्रीट जैसे नाम मिलेंगे। अरे, वहां तो काशी नाम का एक पूरा मोहल्ला है, और बनारस, गोकुल, वृंदावन जैसे गांव भी बसे हुए हैं। मतलब बिल्कुल भारत की एक जीती जागती तस्वीर। लेकिन मॉरिशस के इस कल्चरल एक्सपीरियंस तक पहुंचने से पहले दिनकर जी के सफर में एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव आया, केन्या के नैरोबी में, जहां उनका सामना हुआ प्रकृति की एक एकदम अलग ताकत से, अफ्रीका के असली राजाओं यानी शेरों से। और ये वो अनुभव था जिसने मॉरिशस में मिली संस्कृति की गर्माहट को और भी खास बना दिया। लेखक के अपने ही शब्द बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस कितना गहरा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। तो बात है नैरोबी नेशनल पार्क की। और एक बात समझना जरूरी है, ये कोई चिड़ियाघर नहीं था जहां जानवर पिंजरों में बंद होते हैं। नहीं, ये एक खुला, विशाल जंगल था, जहां टूरिस्ट अपनी गाड़ियों में बैठकर बस ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं उन्हें जंगल के राजा की एक झलक मिल जाए। और यहां एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ गाड़ियों में बैठे टूरिस्ट थे जो एकदम एक्साइटेड और हैरान थे, और दूसरी तरफ 7-8 शेर जो पूरी तरह बेपरवाह, एकदम उदासीन होकर आराम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए ये इंसान घास फूस से ज्यादा कुछ थे ही नहीं। इसी बीच एक टेंशन वाला पल आया। 2 शेर पास में खड़े हिरणों के एक झुंड की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हिरण भागे नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक होकर एक डिफेंसिव सर्कल बना लिया। ये प्रकृति का एक जबरदस्त सबक था, एकता में कितनी ताकत होती है। तो अफ्रीका के उस जंगली माहौल और कुदरत के कठोर नियम से निकलकर अब लेखक मॉरिशस की धरती पर कदम रखते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी उनका इंतजार कर रही थी। वो थी संस्कृति की जीवंतता। सोचिए, रात के 10 बज रहे हैं, घना अंधेरा है और ऊपर से बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में जब लेखक मॉरिशस एयरपोर्ट पर उतरे तो क्या देखते हैं कि उनके स्वागत में एक बड़ी भीड़ खड़ी है। ये उस अपनेपन का पहला एहसास था जो उन्हें वहां मिलने वाला था। उस गर्मजोशी भरे वेलकम ने लेखक के मन में एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि वो किसी दूसरे देश में नहीं, बल्कि एक छोटे से भारत में ही आ गए हैं, और ये एहसास तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये भारतीय पहचान इतनी मजबूती से वहां टिकी कैसे रही? इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है, 2 मजबूत पिलर्स में। एक है भाषा और दूसरी है आस्था। मॉरिशस का जो लैंग्वेज सीन है वो बड़ा यूनिक है। वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है और आम बोलचाल में लोग क्रेओल बोलते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक लैंग्वेज है वो है भोजपुरी। जी हाँ, वही भोजपुरी जो बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां गए लोग अपने साथ ले गए थे। और भोजपुरी वहां के समाज में इतनी रच बस गई है कि इंडियन फैमिलीज के जो चीनी पड़ोसी हैं वो भी इसे फर्राटे से बोलते हैं। मतलब भाषा ने वहां संस्कृतियों को तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का काम किया है। भाषा के अलावा दूसरा मजबूत पिलर था आस्था, यानी विश्वास। लेखक के हिसाब से मॉरिशस में हिंदू कल्चर को जिंदा रखने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो है तुलसीदास जी की रामचरितमानस को। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं थी, ये एक तरह से एक मॉरल और सोशल गाइड बन गई थी, जिसने उस अनजान धरती पर लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा, उन्हें अपनी एक पहचान दी। और ये विश्वास सिर्फ किताबों में नहीं था। वहां के हर बड़े गांव में आपको भगवान शिव का मंदिर मिलेगा, एक शिवालय।
गांव के लोग नियमित रूप से रामायण का पाठ करते हैं, उसे गाते हैं। वहां के मंदिर इतने साफ सुथरे और सुंदर हैं कि देखकर मन खुश हो जाए। और एक जगह है परी तालाब, जो एक बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। शिवरात्रि पर तो हजारों लोग सफेद कपड़े पहनकर वहां तक जुलूस निकालते हैं। वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। तो ये सब कुछ हमें एक कहानी की तरफ ले जाता है, अपनी विरासत को बचाने की और हर मुश्किल से लड़ने की एक जबरदस्त और प्रेरणा देने वाली कहानी। ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि मॉरिशस की जो इकोनॉमिक बैकबोन है, यानी गन्ने की खेती, वो भी इन्हीं भारतीय मूल के लोगों की मेहनत और पसीने पर खड़ी हुई। उन्होंने सिर्फ अपना कल्चर ही नहीं बचाया, बल्कि उस देश को भी बनाया। उनकी इस पूरी यात्रा को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने मजदूरों के तौर पर बहुत मुश्किलें झेलीं। फिर अपनी संस्कृति को छोड़ने के हर लालच और दबाव को ठुकरा दिया। तीसरा, वो अपनी आस्था और विश्वास पर मजबूती से टिके रहे। और आखिर में उन्होंने उस द्वीप को सच में एक छोटा हिंदुस्तान बना दिया। और आखिर में, जैसा दिनकर जी कहते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कामयाबी की एक ऐसी मिसाल है जिस पर हर भारतीय को सच में गर्व महसूस होना चाहिए। मॉरिशस की ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कोई कल्चर अपनी जड़ों से चाहे कितना भी दूर चला जाए, अगर उसकी नींव मजबूत है तो वो न सिर्फ जिंदा रह सकता है, बल्कि और भी फल फूल सकता है।